नमस्कार दोस्तों, यदि मैं कहूं कि समुद्र मार्ग में भी ट्रैफिक जाम लगती है तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम शुरू होने वाली है। समुद्र में खड़े ये सभी कार्गो शिप कई दिनों से शॉर्टकट मारने के चक्कर में पनामा नहर से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि हर शिप पनामा नहर से गुजरने के लिए पनामियन गवर्नमेंट को $4 लाख देने के लिए भी तैयार है, फिर भी पनामियन अथॉरिटी इसे इस कैनाल से गुजरने नहीं दे रही है। जबकि कैनाल में ना कोई रास्ता बंद है, ना कोई मेंटेनेंस का कार्य चल रही है, फिर भी आखिर क्यों इन्हें पनामा कैनाल से नहीं गुजरने दिया जा रहा है। वास्तव में इंजीनियरिंग का कमाल जिस पर पूरी दुनिया को नाज था, आज वो कैनाल एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। आखिर कार्गो शिप को इस कैनाल से गुजरने क्यों नहीं दिया जा रहा है, करेंगे इन सारे बातों के बारे में चर्चा। बने रहिए मेरे साथ। पूरी दुनिया में जहाजों के लिए 2 शॉर्टकट बनाए गए हैं। एक है इजिप्ट में बना सुएज नहर, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान, ताइवान, सिंगापुर जैसे कंट्रीज को ईस्ट एशिया से जोड़ने का काम करता है। इसी तरह इस कंट्रीज के जहाजों को यदि ईस्ट अमेरिका या फिर ईस्ट कनाडा तक जाना हो, या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो, तो इनके लिए भी एक शॉर्टकट बनाया गया है। वो है सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पे बना पनामा कैनाल। दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 60,000 कार्गो शिप है, और इन कार्गो शिपों में लगभग 80% कार्गो शिप इन्हीं 2 शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन दोनों कैनाल में कोई समस्या हो जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। हालांकि इनकी एक झलक पूरी दुनिया पहले भी देख चुकी है। सन 1967 में जब सुएज नहर में जाम लगा था, तो ये अगले 8 साल बाद सन 1975 में जाकर के खुला था। हालांकि यह जाम कोई तकनीकी कारण से नहीं हुआ था, बल्कि इजिप्ट पर इजराइल के हमले के कारण से हुआ था। इस हमले में इजराइल ने 15 मालवाहक जहाज को अगले 8 साल तक के लिए इन्हीं कैनाल में रोक दिया था। वहीं पनामा कैनाल में 2021 में एवरग्रीन नामक शिप ने पनामा कैनाल को 6 दिन तक बंद रखा था। अगर ऐसा ही कभी फ्यूचर में हुआ तो शिप को पूरा घूम के जाना होगा। इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, यानी घूम फिर कर एक्स्ट्रा कॉस्ट आम यूजरों को अदा करना होगा, यानी हमको और आपको देना होगा। जबकि इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनी कैनाल अथॉरिटी को भारी भरकम टोल टैक्स भी पे करती है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है, चलिए इन्हें एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यूरोप में यूनाइटेड किंगडम से उत्तरी अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब शिप को मंजिल तक पहुंचने की 2 रास्ता है, या तो पूरे घूम के जाना होगा, यानी नॉर्थ अटलांटिक से गुजरकर साउथ अफ्रीका के समुद्री मार्ग द्वारा आगे बढ़ते हुए सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी। कुल मिलाकर यह दूरी 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है। इसमें शिप को 20 दिन ज्यादा और कम से कम 8 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। ये पूरे यात्रा में शिपिंग कंपनी को न सिर्फ ज्यादा टाइम लगेगा, बल्कि $32 मिलियन ज्यादा खर्च भी होगा। वहीं दूसरा रास्ता यूनाइटेड किंगडम से सीधा कैरेबियन सी होते हुए पनामा कैनाल, फिर इस भाग से आगे होते हुए सीधा सैन फ्रांसिस्को। पहले वाले में जहां 25,000 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल करना था, वहीं पनामा कैनाल का इस्तेमाल करके ये दूरी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही रह गया। यदि शिपिंग कंपनी इस कैनाल का प्रयोग करती है तो कंपनी को फ्यूल कॉस्ट बस आधी लगेगी, जो लगभग $32 मिलियन बनती है। हालांकि शिपिंग कंपनी को टोल टैक्स के रूप में एक शिप का टैक्स $4 लाख चुकानी पड़ती है, जबकि कभी कभार ये टैक्स 8 से 10 लाख डॉलर तक चला जाता है। फिर भी शिपिंग कंपनी खुशी खुशी ये टैक्स पे करती है। अब वास्तव में होता यह है, शिप यदि इस कैनाल का प्रयोग करता है तो सबसे बड़ा फायदा होता है समय का बचत होता है। अगर शिप का एक रूट पे 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसका मतलब यह है कि जो शिप साल में 30 बार यात्रा करेगी इस रूट से, वही दूसरे रूट से वो बस 15 बार ही यात्रा कर पाएगी। यानी कंपनी को साल में 50% बुकिंग कम मिलेगा। इसीलिए तो शिपिंग कंपनी पनामा कैनाल अथॉरिटी को मुंह मांगे रकम भी देने को तैयार रहती है, चाहे इसे 5 से 8 दिन लाइन में ही क्यों न लगना पड़े। पर अभी दिक्कत यह है कि पनामा अथॉरिटी चाहते हुए भी ज्यादा शिप को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। आखिर कारण क्या है, ये समझने से पहले समझना होगा कि ये कैनाल काम कैसे करता है। पनामा कैनाल के भाग पर गौर किया जाए तो ये 30 किलोमीटर चौड़ी सेंट्रल अमेरिका का एक जमीनी पट्टी है, जिसके दोनों साइड पे समुद्र है। यहाँ पर सुएज जैसे कैनाल नहीं खोदा जा सकता था, क्योंकि यहाँ का जमीन सी लेवल से 30 मीटर ऊंची है। वहीं दूसरी तरफ है लेक गेटन, तो पहले शिप को 30 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उसके बाद दूसरे छोर पर उसे समुद्र में उतारा जाता है। यहाँ बात हो रही है कार्गो शिप की, जिनका वजन लाखों टन होता है। इतनी भारी शिप को 30 मीटर ऊंचाई उठाने के लिए कैनाल के ओपनिंग पर लॉक्स लगे हैं। ये लॉक शिप को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करती है। इसे समझते हैं एक चित्र के माध्यम से।
पहले लॉक नंबर 1 का दरवाजा खुलता है और शिप उसमें चली जाती है। लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद करके लॉक नंबर 2 से पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। इस प्रोसेस में किसी मोटर या पाइप का जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लॉक नंबर 2 में पानी का लेवल ज्यादा होता है और ये लॉक जैसे ही खुलता, पानी ग्रेविटी की मदद से लॉक नंबर 1 में चला आता है। जैसे ही दोनों लॉक में वाटर लेवल बराबर होता है तो बीच का दरवाजा खोल दिया जाता है। शिप अब लॉक नंबर 2 में चली जाती है। अब लॉक नंबर 2 को पीछे से बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पानी लॉक नंबर 3 से लॉक नंबर 2 में भरा जाता है। जब लॉक नंबर 2 और लॉक नंबर 3 में वाटर लेवल बराबर होता है तो बीच का दरवाजा खुलता है और फिर शिप लॉक नंबर 3 में चली जाती है। लॉक नंबर 3 का दरवाजा पीछे से बंद करके लेक गेटॉन का पानी लॉक नंबर 3 में भरा जाता है। जब लॉक नंबर 3 और लेक गेटॉन का पानी बराबर हो जाता है और आखिरी दरवाजा खोलकर शिप को गेटॉन लेक में प्रवेश कराया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। अब शिप 30 मीटर ऊपर उठ जाती है। लेक गेटॉन में ट्रेवल करने के बाद दूसरे कोस्ट तक पहुंचने में शिप को 11 घंटे लगते हैं और वहां पर भी सेम लॉक्स लगे हैं जो शिप को 30 मीटर नीचे उतारकर सी लेवल तक ले जाती है। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि शिप को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में लेक गेटॉन का पानी का यूज किया जाता है। लेक गेटॉन में ट्रेवल करने के बाद दूसरी कोस्ट तक पहुंचने में शिप को 11 घंटे लगते हैं और वहां पर भी सेम लॉक्स लगे होते हैं जो शिप को 30 मीटर नीचे उतारकर सी लेवल तक ले जाती है। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि शिप को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में लेक गेटॉन का पानी का यूज किया जाता है और लॉक नंबर 1 का पानी समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि शिप समुद्र में आ सके। और ये लेक का फ्रेश वाटर है जो समुद्र में डालने से खराब हो जाता है। It operates on fresh water, which is a major difference compared to any other major waterway in the world. लेक गेटॉन का पानी पनामा कैनाल को ऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को पीने का भी काम आते हैं। लेक गेटॉन का पानी एक शिप उतना खर्च करता है जितना कि 5 लाख लोग रोजाना पीते हैं। पनामा कैनाल से लगभग 38 शिप रोजाना गुजरती है, यानी एक दिन में लगभग 1 करोड़ 90 लाख लोगों के पीने का पानी पनामा कैनाल के द्वारा बहा दिया जाता है। लेक गेटॉन एक बड़ी लेक है। बारिश का पानी लेक गेटॉन में बह बह कर जमा होता है और ये सहायता करते हैं शिप को आगे बढ़ाने में। आज से 110 साल पहले जब पनामा कैनाल को बनाया गया था तो किसी का भी जहन में ये बात नहीं आया कि यदि लेक का पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। और यही वो समस्या है जो पनामियन गवर्नमेंट को आज झेलना पड़ रहा है। हर 7 साल बाद एक लहर आती है जिसमें पनामा एरिया में बारिश बहुत कम होती है और यह क्राइसिस हर बार गंभीर होता जा रहा है और अब की बार तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। पिछले साल 2023 में यहाँ बारिश बहुत कम हुई और मौसम विभाग ने बताया कि 2024 में भी बारिश का यही हालत रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लेक गेटॉन का ही पानी यहाँ के लोग भी पीते हैं। तो सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या है कि या तो वे कैनाल चला ले या लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करे। कैनाल के इनकम $4.32 बिलियन की सालाना आमदनी होती है जो पनामा कंट्री की टोटल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कैनाल बंद करता है तो इनकम पे इफेक्ट पड़ता है और यदि कैनाल खोलते हैं तो पीने का पानी कम पड़ता है। आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, क्यों न पंप लगाकर समुद्र से पानी पनामा कैनाल में डाला जाए। लेकिन वास्तव में पनामा अथॉरिटी ये नहीं कर सकता है। We cannot pump water from the oceans into the lake. क्योंकि इससे कैनाल तो आसानी से ऑपरेट हो जाएगा पर लेक का पानी खारा हो जाएगा जो पीने योग्य नहीं रहेगा। अब यहाँ का सरकार ने लेक का पानी बचाने के लिए कई कोशिश करने लगे हैं। जहां पहले दिन में 38 शिप को इस कैनाल से गुजारा जाता था, अब उनको घटाकर 18 कर दिया गया है और दूसरा उन शिपों को ही इस कैनाल से गुजरने दिया जा रहा है जिनके पास कम कंटेनर्स है। जाहिर है शिप पर जितना ज्यादा वजन होगा वो उतना पानी का खर्च करेगा। इन कारणों से शिप पर 40% कम सामान लोड किया जाता है और बचे हुए कार्गो को नई शिप पे लोड किया जाता है। यानी बात साफ है, इस कैनाल से गुजरने वाले शिप की संख्या में पहले से बढ़ोतरी हो गई है और अब शिप की लाइन लग गई है और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूरे दुनिया पे गहरा इफेक्ट पड़ा है। इससे यूरोप, वेस्ट अमेरिका, ईस्ट एशिया, ईस्ट अमेरिका के रूट पर काफी डिस्टर्बेंस पैदा हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ पिछले 3 महीना पहले ही एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। यानी जो माल अभी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है उनके लिए भी माल बनाने से पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है।